आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आपने बहुत सारी लोक कथाएं सुनी होंगी। अच्छा, लोक कथा कहते किसे हैं? जो कथा समाज में प्रचलित होती है और लोगों द्वारा सुनी और सुनाई जाती है, ऐसी कथा लोक कथा कहलाती है। तो आज मैं आपको एक लोक कथा सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है तीन बुद्धिमान। सुनना चाहते हैं? जरूर सुनना चाहते होंगे। तो आइए सुनते हैं। अरे अरे, ठहरिए। इससे पहले ये तो बताइए कि आपको क्या लगता है, पैसे से भी महत्वपूर्ण और क्या चीज हो सकती है? समझ नहीं आ रहा। तो चलिए मैं आपको तीन बुद्धिमान, जो कि एक बहुत ही मजेदार कहानी है, सुनाती हूँ। आप स्वयं ही देख लीजिएगा कि रुपए पैसे और सोना चांदी से भी बड़ी और क्या चीज हो सकती है। तो तैयार हैं आप सब कहानी सुनने के लिए? क्या कहा? हाँ, ठीक है, सुनाती हूँ। तो सुनिए। एक समय की बात है। एक निर्धन व्यक्ति के तीन बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहता कि मेरे बेटों, आपके पास ना रुपए है, ना पैसे हैं, ना सोना, ना चांदी है। इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। अब दूसरे प्रकार का कौन सा धन? तो निर्धन व्यक्ति ने कहा कि हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित करने पर तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले कि हमारे लिए यहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं। चलो घूम फिर कर जगत को देखते हैं। बाद में आवश्यकता होगी तो चरवाहों और खेत में श्रमिकों का काम तो कर ही लेंगे। हम कहीं भी भूखे नहीं मरेंगे। अब उन्हें इतना विश्वास क्यों था? तो इतना विश्वास उन्हें इसलिए था क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास हर वस्तु को, हर स्थिति को देखने की शक्ति है और साथ ही साथ तेज बुद्धि भी है। अब क्या होता है कि वे तीनों यात्रा पर निकल जाते हैं। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया और इस प्रकार वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास खाने पीने का सामान समाप्त हो गया। थक कर चूर हो गए। पैरों में छाले पड़ गए, किंतु सड़क समाप्त होने में ही नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न थे और शीघ्रता से अपने कदम बढ़ाने लगे। नगर के बिल्कुल निकट पहुंचने पर बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और उसने कहा कि थोड़ी देर पहले यहां से एक बड़ा ऊंट गया है। थोड़ा और आगे जाने पर मंझले भाई ने सड़क के दोनों ओर देखा और कहा, लगता है ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, और ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार था। तो बच्चों, अब आप देखिए कि इन तीनों ने ना ऊंट को देखा था, ना बच्चा और महिला को देखा था। फिर भी स्थिति का जायजा लगाकर उन्होंने समझ लिया कि एक बड़ा ऊंट यहां से गुजरा था। ऊंट को एक आंख से नहीं दिखता था और ऊंट पर कौन सवार था? एक महिला और एक बच्चा सवार था। वे फिर आगे बढ़े। एक घुड़सवार उनके पास से निकला और वो घुड़सवार क्या था, आसपास जैसे कुछ ढूंढते हैं ना, तो वो ढूंढने की दृष्टि से आसपास देख रहा था। बड़े भाई ने पूछा, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? तुम ऊंट ढूंढ रहे हो? तो मंझले भाई ने कहा, हाँ, एक बहुत बड़ा सा ऊंट, और जो एक आंख से देख नहीं पाता था, वही ना। फिर छोटे भाई ने कहा, और उस पर एक महिला एक छोटे बच्चे के साथ सवार भी थी। घुड़सवार बड़ी शंका से उनकी तरफ देखने लगा। तो इसका मतलब तुम्हारे पास ही मेरा ऊंट है।
जब तीनों भाइयों ने ऊंट की सही स्थिति बता दी तो घुड़सवार को तो यही सोचना था। उसने कहा कि अच्छा तुम सच सच बताओ, तुमने उसके साथ क्या किया और तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली? तो तीनों भाइयों ने कहा कि हमें तो ये बातें ऐसे पता चली कि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जिस दिशा में कहते हैं उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, तो शीघ्रता से जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। तो घुड़सवार को शक तो था ही, तो उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे पास ही मेरा ऊंट है। जब तुमने देखा नहीं तो और तुमने सारी स्थिति सही सही बता दी, तो इसका मतलब वह ऊंट तुम्हारे ही पास है। तो बड़े भाई ने कहा कि हमने तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। घुड़सवार सुनने को तैयार नहीं था। तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे ना क्यों तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसे तो पूरा विश्वास था कि इन तीन भाइयों के पास ही वह ऊंट है और वो महिला और बच्चा भी है। तो उसने तो तलवार निकाल ली और तलवार निकालकर तीनों भाइयों को तलवार के जोर पर राजा के भवन में ले गया। तो बच्चों अब आप बताइए कि इन तीनों भाइयों ने ऊंट को बिना देखे सब कैसे बताया होगा? समझ में नहीं आ रहा ना? चलो आगे सुनते हैं, हो सकता है हमें आगे पता चली जाए। तो राजा के पास सबसे पहले वही घुड़सवार गया और बाहर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ उन तीनों भाइयों को छोड़ दिया और राजा को जाकर उसने पूरी बात बताई। राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? तो घुड़सवार ने कहा कि इन्होंने बिना देखे इतना सही वृत्तांत अगर बता दिया तो इसका मतलब ऊंट इन्हीं के पास है। तो राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और चोरों को लाने के लिए बोला, क्योंकि राजा भी अब तक मान बैठा था कि घोड़ा, बच्चा और महिला इन तीनों भाइयों के पास ही होगी, या तो इन्होंने मार दिया होगा। तो उन्होंने उसको क्या शब्द कहकर संबोधित किया? चोर। तो तीनों चोरों को लाने का आदेश दिया गया। तो राजा ने बोला कि अच्छा चोरों बताओ, ऊंट कहां पर है? भाइयों ने कहा, महाराज हम चोर नहीं हैं, हमने इनका ऊंट देखा तक नहीं। तब राजा ने पूछा कि इस व्यक्ति के बिना बताए तुमने ऊंट के विषय में सब कुछ सही कैसे बता दिया? अब बड़े भाई ने कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं महाराज, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है, इसलिए हमने उसको देखे बिना सब बता दिया। अब राजा हंस दिया, क्योंकि राजा को तो ये सब मजाक लग रहा था। राजा ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतना बारीकी से आप सारा वृत्तांत बता दो। तो राजा ने हंसकर कहा कि किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में इतना सब कुछ जानना कैसे संभव हो सकता है? हाँ संभव है, भाइयों ने कहा। राजा ने कहा तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने मंत्री के कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री बाहर गया, दो सेवकों के साथ लौटा और सेवकों के पास क्या था? एक बहुत बड़ी सी पेटी थी। तो सेवकों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके, और वे दोनों जो सेवक थे वो वहां से स्वयं हट गए। अब राजा ने कहा, चोरों बताओ इस पेटी में क्या है? तो बड़े भाई ने फिर कहा कि राजा जी हम चोर नहीं हैं। तो बड़े भाई ने जब ध्यान से इस पेटी को देखा तो बोला कि इसमें कोई गोल वस्तु है, कोई छोटी गोल वस्तु है। अब मंझला भाई बोला कि इसके अंदर एक अनार है, और सबसे छोटा भाई बोला और वह अनार कच्चा है। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा और उसमें सच में क्या निकला? कच्चा अनार निकला, जिसे देखकर राजा की और वहां के सभी दरबारियों के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। राजा ने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है, वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। अब राजा ने भाइयों की बहुत आवभगत की। जितने भी स्वादिष्ट और विशिष्ट व्यंजन उनके दरबार में थे, राजा ने सभी से उनका स्वागत किया। जब सभी भाइयों का पेट भर चुका तो राजा ने उनसे ऊंट के बारे में पूछा। तो
अब आपको पता ही है कि सबसे पहला प्रश्न तो आपके मन में भी यही आ रहा होगा कि भाइयों ने ऊंट के बारे में कैसे जाना था, और अनार वाली बात भी हमारे मन में है कि कैसे पता चला कि पेटी में अनार थे। तो अब बड़े भाई ने बोलना शुरू किया कि सबसे पहले तो घुड़सवार जब इधर उधर देख रहा था तो हम समझ गए कि वह कुछ ढूंढ रहा है। तो बच्चों, आपके सामने भी जब कोई इस तरीके से देखता है तो आपको समझ में आ जाता है कि वह कुछ ढूंढ रहा है। अब बड़े भाई ने बोला कि धूल पर हमने ऊंट के पैरों के निशान देखे, तो हम समझ गए कि वहां से एक बड़ा सा ऊंट गुजरा है। अब मंझले भाई ने कहा कि सड़क के बाईं और दाईं ओर की घास को जब हमने देखा तो हमने पाया कि दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी हुई थी, लेकिन बाईं ओर की घास वैसी की वैसी थी। तो हमें समझ में आ गया कि ऊंट को एक आंख से नहीं दिखता था। अब छोटे भाई ने कहा कि जब हम आगे गए तो हमने रेत पर क्या निशान देखे कि ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के निशान थे, और पास ही रेत पर महिला के जूतों के और छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जिससे हम समझ गए कि ऊंट के ऊपर एक महिला और एक बच्चा सवार था। अब राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उनकी पैनी दृष्टि और साथ में सभी स्थिति को, सारे परिवेश को बहुत अच्छे से देखने का जो उनका नजरिया था, उससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अब एक और प्रश्न तो हमारा रह ही गया, और वो क्या है कि कच्चा अनार पेटी में है, ये उन भाइयों को कैसे पता चला। राजा ने पूछा, अच्छा पेटी में कच्चा अनार है, वो कैसे आपको पता चला? तो बड़े भाई ने बोला कि जब सेवक उस पेटी को लेकर आ रहे थे ऐसे पकड़कर, तो हमें समझ में आ रहा था कि पेटी भारी नहीं है, और उसके अंदर से एक छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की आवाज आई थी। तो राजा ने बोला कि अच्छा ये कैसे पता चला कि उसके अंदर अनार ही है? तो मंझले भाई ने बोला कि महल के आसपास अनार के बहुत सारे पेड़ लगे हैं, ये हमने आते हुए देखा था, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर अनार ही है। अब राजा ने बोला कि अनार कच्चा है, ये कैसे पता चला? तो छोटे भाई ने बोला कि इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, क्योंकि किसी भी फल के पकने का एक मौसम होता है, एक महीना होता है, उस समय तक सभी अनार कच्चे थे। तो छोटे भाई ने यही बोला, और उसने ये भी बोला कि आप स्वयं ही देख सकते हैं, और एक जो खुली खिड़की थी उसकी तरफ इशारा करके बोला कि आप देखिए कि बाहर पेड़ पर लगे हुए सभी अनार कच्चे हैं। राजा ने बाहर देखा तो उसने भी यही पाया। अब राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। धन, संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, यानी बुद्धि का बहुत बड़ा खजाना है। राजा ने प्रशंसा करते हुए उन तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको? रोचक थी ना? भाई बात तो सही है, तीक्ष्ण दृष्टि और बुद्धि से हम कहीं भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बताइए, क्या कभी आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी समस्या को हल किया हो? अपने मित्रों के साथ इस अनुभव को अवश्य साझा कीजिएगा। एक और प्रश्न पूछती हूं कि यह बताइए, बुद्धि शब्द को सुनकर आपको उससे जुड़े और कौन-कौन से शब्द याद आते हैं? भाई मुझे तो बुद्धि सुनकर मस्तिष्क याद आता है, मति याद आता है, दिमाग याद आता है। आपको और क्या-क्या याद आता है? तो आप सोचिएगा, बहुत सारे शब्द इससे बन सकते हैं। तो आप जब अपनी पाठ्य पुस्तक को देखेंगे तो इसके अंदर भी अभ्यास कार्य में यह प्रश्न है, आप उसके अंदर अपने उन शब्दों को जो आपने मस्तिष्क शब्द के लिए सोचे हैं वे अवश्य लिखिएगा। अच्छा, अब बताइए कि यदि आपको मौका मिले और आपको लोक कथा के भाइयों में से, जो 3 भाई थे ना, बड़ा भाई, मंझला भाई, छोटा भाई, उनमें से किसी एक की एक विशेषता को अपनाना हो,
तो आप क्या अपनाना चाहेंगे? सोचिए। तो इसका उत्तर भी अपने कक्षा के मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। तो आप अपनी पुस्तक से भी इस कहानी को अवश्य पढ़िएगा और इस पर अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ चर्चा भी कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और मजेदार किस्सों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते भी रहिए। नमस्कार।